गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम कल जो टॉपिक हमने कुछ पढ़ लिया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोग को पहले एक विश पूरी करनी पड़ेगी मेरी, जो आप लोग नहीं करते हैं मुझे लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अब नहीं करेंगे तो बताइए कैसे वीडियो आप तक आएगी। मतलब इसके आगे का लेसन आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और बात कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं इसमें एक टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। अगर आप आधे में ही छोड़ देंगे चीज़ों को तो कैसे आपको समझ आएगा? नहीं आएगा ना। सो प्लीज़ वीडियो वॉच टिल द एंड। ओके या तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अपक्षय। अपक्षय मीन्स वेदरिंग। तो मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बताया था कि अपक्षय मतलब क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है पृथक होना। पृथक मीन्स अलग होना। लाइक ये एक मान लीजिए एक वो है स्केल है या फिर कोई लकड़ी है, ठीक है। अब इससे जब मैं इधर अलग करूँगी इतने पार्ट को तो ये इसका अपक्षय कहलाएगा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। जब कोई चीज़ उसमें से जो भी केमिकल्स हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो जब धीरे धीरे अलग होते हैं उस प्रक्रिया को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके जैसे जब हम बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, आई मीन हमने किसी बॉडी को दफनाया तो धीरे धीरे उसकी चीज़ें मिट्टी में मिलती हैं ना, या उसके जो हड्डियां हैं उसमें से कैल्शियम फॉस्फोरस निकलता है और भी चीज़ें मिट्टी में मिक्स होती हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे से। जैसे अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। इसका मतलब है कि अपक्षय ना बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत धीरे 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 होती है, ठीक है। जब हम उसका जैसे जब पढ़ने का मन नहीं करता है आपका तो आप क्या करते हैं? बहुत धीरे धीरे लिखते हैं ना, या तो बहुत धीरे धीरे लर्न हो रही हैं। जो टॉपिक आप फुल मतलब जब आप बहुत ही मोटिवेट होते हैं, फुल ऑन एनर्जी होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है मान लीजिए, तो आपने कोई चीज़ पढ़नी शुरू की तो एक पेज आप 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में अच्छे से उसको रिवाइज अप कर लेंगे। लेकिन अगर आपका वही मन नहीं है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत लग सकता है, मे बी 1 घंटा भी लग सकता है, और ना हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम क्या है, आपका माइंड उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। सो बी मोटिवेट। तो इसीलिए जो अपक्षय का पदार्थ है ना, मतलब इसमें जो पदार्थों का क्षय होता है, जो पदार्थ हैं वो विघटित होते हैं, अलग होते हैं। ये जो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे होती है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारा टाइम ये ले लेती है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? स्वस्थानी प्रक्रिया या फिर तदत्सन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? स्वस्थानी प्रक्रिया या फिर तदत्सन प्रक्रिया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अपक्षय जो प्रक्रियाएं होती हैं ये जटिल भौमिकी, जलवायवी, स्थलाकृति एवं वानस्पतिक कारकों द्वारा ही प्रानुकूलित होती हैं। इसका मतलब है कि ये जलवायु पे निर्भर, क्योंकि नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं। अपक्षय जब नेचुरल तरीके से होता है ना तो बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। जब ह्यूमन मेड कोई अपक्षय हो रहा है तो वो बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन जब नेचुरली किसी चीज़ का अपक्षय हो रहा है तो बहुत सारा टाइम लेता है। इसके अंतर्गत जलवायवी, स्थलाकृति, वानस्पतिक कारक आदि इसको अनुकूल बनाते हैं, इसके लिए सपोर्ट करते हैं, इसके कारक होते हैं, ठीक है। इन सब में जलवायु का एक विशेष महत्व होता है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब है कि कहीं भी जब अपक्षय होता है ना तो पूरी तरीके से प्राकृतिक अपक्षय, ठीक है, ये पूरी तरीके से जलवायु पे निर्भर करता है। मान लीजिए यदि कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगता है ना। जैसे कहते हैं कि हमने बॉडी को प्रिजर्व किया है तो बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रख के प्रिजर्व करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बर्फ़ की सिल्ली उसकी टेम्परेचर बनती है, ठीक है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है। लो टेम्परेचर पर बॉडी जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज करती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई आने वाला रहता है रिश्तेदार तो लोग बर्फ़ की सिल्ली पे रख देते हैं। और कोई चीज़ ही मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ लाई, जैसे हलवा बना, गाजर का हलवा जो इस टाइम बन रहा है, तो जब आप उसे मान लीजिए आपके घर 2 दिनों बाद कोई आने वाला है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो तो आप उसे कहाँ रखेंगे? फ्रीज़ में रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे, उसकी जो वातावरण है उसको उसके लिए अनुकूलित बनाएंगे ताकि वो ज़्यादा देर तक टिक सके। यही ना करेंगे।
तो अपक्षय की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रमुख 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक या यांत्रिक, जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान भी देखा जा सकता है। मतलब इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लगभग एक समान ही कार्य करती हैं, परंतु कभी कभार कुछ प्रक्रियाएं ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि रासायनिक प्रक्रिया किसी चीज़ में जो उसके न्यूट्रिशंस हैं उन्हें अलग होना है, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज होना है, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें वो प्रक्रिया कार्य करती है। नेक्स्ट है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। तो हम देखेंगे कि ये रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया क्या होती है। आइए पढ़ते हैं इसे। रासायनिक अपक्षय, इंग्लिश में केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन या न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की जो प्रक्रिया है द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। न्यूनीकरण मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने घर लिया है, आपने उसे पेंट करवाया, उसमें जो भी टूट फूट हुई थी, पुट्टी लगवाई, तो एक न्यूनीकरण हुआ ना, चीज़ें नई तरीके से हो गई, उनमें नई ऊर्जा आ गई, वो कुछ साल और चल सकती हैं। तो चट्टानों का न्यूनीकरण कैसे होता है? इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा। ऑक्सीजन की प्रक्रिया, धरातलीय जल, मृदा जल इत्यादि चट्टानों का न्यूनीकरण करती हैं। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि जो भी रासायनिक प्रक्रिया होंगी उसकी स्पीड अगर बढ़ानी है तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता ली जाती है। ये इसकी स्पीड को इंक्रीज करती हैं यानी कि बढ़ा देती हैं। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। ये क्या कहना चाहते हैं? जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कि अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन, पौधों एवं पशुओं या जीवों का जब अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। जब किसी का अपघटन होता है तो CO2 रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। अगर किसी खनिज पर कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो जैसा कि लैब में होता है, जैसे लोहा है उस पर जंग लगना, ये ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है ना, तो ये कहीं भी वैसे ही होगी, चाहे वो कोई भी जगह हो। आप इसे लैब में रखेंगे, वहाँ भी जंग लगाना है तो आपको ऑक्सीकरण ही करना पड़ेगा। आप उसको किसी और चीज़ों से नहीं, नाइट्रोजनीकरण से नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, तो घोल या विलयन क्या होता है? घोल या विलयन, सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक जिसमें मिल रहा है और एक जिसे मिलाया जा रहा है। इट मीन्स अगर ये एक ग्लास है, इसमें हमने वाटर लिया, ठीक है, और कुछ हमने चीनी या फिर नमक की कुछ भी हमने इसमें रखा, जब हम इसे घोलेंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन। उसे ही हम विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को ही हम घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? घुलित तत्वों के जल या अम्ल को हम घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना ही सम्मिलित होता है। जैसे कि ये शुगर है या फिर नमक, सॉल्ट हो गया, ये दोनों क्या है? ठोस पदार्थ हैं। ये अगर जल में मिलेंगी तो ही सॉल्यूशन का निर्माण होगा। ठीक है, जल में संपर्क से आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, आप नमक को जब पानी में डालेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी वो वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में निलंबन यानी सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। ये पूरी तरीके से जल में मिश्रित हो जाते हैं, लगता है ये जल का ही पार्ट बन जाते हैं तुरंत। घुलनशील शैल का निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट तथा पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से बहुत प्रभावित होते हैं।
जो घुलनशील शैल होती है, इनका निर्माण करने के लिए नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः यह खनिज इस प्रक्रिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा में जलवायु के बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निछालित हो जाते हैं। ठीक है, जो खनिज होते हैं बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है, वर्षा की जब जलवायु हो तो कोई भी अवशिष्ट नहीं छूटता है, पूरी तरीके से निछालित होते हैं। ठीक है, तथा सूक्ष्म जो प्रदेश हैं इनमें वर्षा के कारण एकत्रित होते रहते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है। कार्बनिक एसिड युक्त जल क्या होता है? वो जल जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है उसे हम कार्बोनिक एसिड युक्त जल कहते हैं। ठीक है, इनमें ये जो चूना पत्थर में मिले उपस्थित कुछ चीज़ें होती है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें घुलनशील होती हैं तथा जल में एक घोल के रूप में ये प्रवाहित होती हैं। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि जल में घुलनशील होता है। तो आगे कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने एंड तक देख ली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक और काम कर दीजिएगा, क्या कहते हैं उसे? हाँ, शेयर कहते हैं उसे। शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना अच्छी बात होती है। लोग कहते हैं ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ेगा, तो अगर आप इस ज्ञान को बांटेंगे तो ये आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी बोलना हो तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। क्या हो गया?